Assalamu alaikum. Let's discuss what we have covered so far in chapter number 2. We were discussing about energy transfer and journal energy analysis. लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, हम उनके जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम वहाँ से कंटिन्यू कर सकें। अब हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज डिस्कस की थी। हमने बात की थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने कहा था कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे कि यूनिट जो है वो जूल्स होते हैं, और हमने स्पेसिफिक एनर्जी की बात की थी जो कि एनर्जी का की इंटेंसिव वर्जन है, जिसमें हम पर यूनिट मास ले लेते हैं। बाद में फिर हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोपिक में कि ई होता है, पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। इंटरनल में दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सेंसिबल एनर्जी एंड लेटेंट। सेंसिबल बेसिकली वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी से डिपेंड करती है, विच मीन्स के टेम्परेचर राइज होता है उनका, और लेटेंट हीट जो होती है वो फेज चेंज पर डिपेंड करती है। ये तमाम बातें हम ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इंटरनल एनर्जी की बात डिस्कस की थी कि वो किस वजह से हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन वगैरह वगैरह की वजह से सेंसिबल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। फर्दर मोर हमने बात की थी लेटेंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर बॉन्ड की वजह से होती है। केमिकल एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होती है। सिमिलरली हमने बात की टोटल एनर्जी की, जो कि बेसिकली U प्लस के ई प्लस पी ई होती है, वेयर U जो है वो इंटरनल एनर्जी है, जो ये सम है सेंसिबल का और लेटेंट का। बाकी दो एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है कि वो के ई और पी ई होती है। मूविंग फॉरवर्ड हमने बात की थी कि हम इनका पर यूनिट मास जो है वो हम स्मॉल ई लेते हैं, विच इज़ v²/2, और हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिंपली GZ बन जाएगा, और जो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास वो स्मॉल u/m हो जाता है। हम इनको सम कर सकते हैं इंटेंसिव वर्जन, तो वो U प्लस के ई प्लस पी ई होता है। ये तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की थी टोटल एनर्जी की, तो हमने बात की थी कि यूजुअली जब हम बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम्स की या ओपन सिस्टम की, तो मास फ्लो भी हो रहा होता है, और मास फ्लो जो है उसको हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रो वी डॉट, वेयर वी डॉट इज बेसिकली द वॉल्यूम फ्लो रेट AV। इसके यूनिट्स होते हैं किलोग्राम पर सेकेंड्स। सो हमारे पास फ्लो रेट है, वो हम लिख सकते हैं कैपिटल E डॉट विच इज़ द फ्लो रेट, और m डॉट बेसिकली मास फ्लो रेट इनटू E विच इज़ द स्पेसिफिक एनर्जी। ये हम बात क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, वो जो है वो यूजफुल वर्क नहीं कर सकती। तो व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू डायरेक्ट द माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इनटू द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एंड देन इट टर्न्स द व्हील। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक जो है काइनेटिक एनर्जी है, जो कि एक मॉलिक्यूलर एनर्जी जो कि स्टेशनरी वाटर के अंदर कन्वर्ट कर रही है एक यूजफुल वर्क के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी की हमने बात की थी कि ऑल्दो दीज टू एनर्जीज आप काफ़ी उसके साथ फेमिलियर हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला टर्म जो है P/ρ इज बेसिकली द फ्लो एनर्जी, जो कि हमने बात की थी कि प्रेशर इज बेसिकली नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट प्रेशर जो है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हमने उस तरह जो प्रेशर जो किसी भी फ्लूइड में होता है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन, उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी आपके पास फ्लो में होती है, जिसको हम फ्लो एनर्जी कहते हैं। इन तमाम का समीशन जो है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और एट दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, वो इस इक्वेशन की शक्ल में आती है, जहाँ पे 2 जो है वो सेकंड पॉइंट है और 1 जो है फर्स्ट पॉइंट है। So these are all things which these all equations were discussed in the class, so I'm just giving you an overview. Similarly हमने बात की थी हीट की एंड वर्क की। हीट और वर्क दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि उस वक्त एग्जिस्ट करती हैं जब वो बाउंड सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही होती हैं। हमने बात की थी कि सिस्टम हीट और वर्क जो है वो किसी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि वो उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जब वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा हो। हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, और W रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को। एग्जैक्टली हम कहते हैं कि U जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर, U इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकती है, बट हीट एंड वर्क जो है वो कंटेन नहीं होता सिस्टम के अंदर, वो ट्रांसफ़र होता है या तो एंटर होता है या फिर वो लीव करता है सिस्टम को।
मूविंग फॉरवर्ड हमने बात की थी कि हीट एनर्जी जो है उसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं वो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी से जो कि उस वक्त मौजूद होती है जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं एक रूम में किसकी 25 डिग्री सेल्सियस है और सोडा जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द एयर एंड द सोडा, whereas in these two other examples we have soda which is 15 degree Celsius and air is at 25 degree Celsius, so we have heat transfer from air to the soda and likewise in this third case. So the driving force in the case of heat is only temperature difference, otherwise इसके अलावा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होगा तो उसको हम हीट नहीं कहेंगे। हीट के लिए ज़रूरी है कि वो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होना चाहिए लाजमी। मूविंग फॉरवर्ड हमने बात की थी कि तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन जो है वो थ्रू मॉलिकुलर मोशन होता है, कन्वेक्शन बल्क मोशन की वजह से होता है और रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होता है। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था क्लास में। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, बिकॉज वी विल नॉट बी हैविंग लाइव सेशंस। तो हमारे पास इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो क्लास होगी हम उसमें इन तमाम बातों को एक दफ़ा और रिव्यू कर लेंगे अगर आपको कोई इशू होता है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। मूविंग फॉरवर्ड हमने बात की थी वर्क की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो आप सबको पता है। इट बेसिकली व्हेन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड एंड देयर सम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, तो हम कहते हैं कि उसने वर्क किया। यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। एक है रोटेटिंग शाफ्ट वर्क, जिसके अंदर सिस्टम को जो वर्क क्रॉस कर रहा है वो शाफ्ट वर्क है, और दूसरे वाली केस के अंदर जो सिस्टम जो कि इस बाउंड्री से डिफाइन हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक वर्क क्रॉस कर रहा है। ऑल्दो दीज टू सिस्टम figures are exactly similar. The only difference is यहाँ पे जो हमने शाफ्ट वर्क, यहाँ पे जो आपने सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन की है उससे जो चीज़ निकल रही है वो शाफ्ट वर्क है, और यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन की है उससे जो चीज़ निकल रही है वो इलेक्ट्रिक वर्क है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिर्फ नेचर ऑफ वर्क बदल रही है, बट द ओवरऑल सिस्टम इज सिमिलर। सिमिलरली हमारे पास एक और वर्क होता है जिसको हम मूविंग बाउंड्री वर्क कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे जो बाउंड्री है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है विद 3 वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड 1 पिस्टन, तो ये भी ऊपर मूव कर रही है तो आप ये कह सकते हैं कि बाउंड्री मूव कर रही है। एंड इन दिस एग्जांपल आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, तो दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द गैसेस जो कि एक्सपैंड हो रही हैं, तो यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। देन आई विल रिपीट अगेन, मैं फिर कहूँगा कि वर्क जो है वो किसी सिस्टम के अंदर उस वक्त होता है जब वो किसी बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा हो। सिमिलरली हमारे पास इसके अलावा स्प्रिंग वर्क भी होता है थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम्स के अंदर। वी विल सी दैट इन द लेटर स्लाइड्स। इलेक्ट्रिक वर्क की बेसिक फार्मूला बहुत बेसिक सिंपल फार्मूला है जो आपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा होगा। WE dot equals to VI, where V the voltage and I is the current. And अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है तो हम इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ। अगर इफ इट इज़ वेरिएबल तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0.1 to 2 VI dt के साथ। एंड सिमिलरली अगर द पोटेंशियल करंट कांस्टेंट है तो हम इसको सिंपली VI डेल्टा t के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा t इज द टाइम, VI वोल्टेज और I करंट है। ये तमाम रिलेशन पुराने रिलेशन जो आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। वी विल सी दैम। अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ आस्क मी इन द क्लास, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हमने बात की थी रोटेटिंग शाफ्ट वर्क की। रोटेटिंग शाफ्ट वर्क बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है। इफ देयर इज अ शाफ्ट एंड इट इज रोटेटिंग समथिंग, सो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क, राइट। टॉर्क की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, फोर्स टाइम रेडियल डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट कह लें या मोमेंट आर्म कह लें। यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो एफ विल बी टी अपॉन आर। बट द रोटेशन इसको हम बात करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक रोटेशनल डिस्टेंस है। अगर आप गौर करें तो एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, राइट। तो एक रोटेशन जो है बराबर होती है 2 पाई के। अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई रखता हूँ और आर जो है वो आर है, तो सिमिलरली एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोटेशंस। तो एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है या कि नंबर ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय रोटेटिंग द शाफ्ट। तो सिमिलरली अगर मैं इस एस को और इस टी की एफ की वैल्यू को उठा के पुट कर देता हूँ वर्क के फॉर्मूले में, जो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आई विल गेट दिस 2 पाई एन टी। इसमें आर से आर कैंसिल हुआ होगा। एंड सिमिलरली अगर आपके पास शाफ्ट पावर निकालनी है तो आप सिंपली 2 पाई एन डॉट टी कर दें। मुझे आप इफ रिमेंबर मैंने क्लास में कहा था कि डॉट मीन्स एनीथिंग विच इज द रेट ऑफ सम प्रॉपर्टी क्वांटिटी।
तो यहाँ पे एन डॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपके पास, रेवोल्यूशंस मतलब रोटेशंस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम. So this is the formula of shaft work, 2 pi n dot t. Moving forward, this is an example of the rotating shaft. We have a board, we have an engine attached to it, we have a shaft. The engine is providing power to the shaft and then it is rotating and the board is moving in the water. So this is an example and you will see lots of example of shaft work and power in mechanical engineering later in your courses. Moving forward, एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो आपके पास स्प्रिंग वर्क की होती है. हम सबको पता है कि स्प्रिंग वर्क बराबर होता है एफ इंटू के एक्स के. ये रिलेशन जो है वो हुक्स लॉ कहलाता है. यहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे अगर स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन में है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करता है. डिफ्लेक्ट मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है और जो लेंथ का बढ़ना है वो हम डी एक्स कहते हैं, मतलब एक डिफरेंशियल लेंथ, स्मॉल लेंथ बढ़ रही है. तो सिमिलरली जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू स्प्रिंग जो कि एक स्मॉल वर्क डन है और फोर्स एफ लगी है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है. अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूँ इस रिलेशन से तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इंटीग्रेट इट बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. सो यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ पे मैं के एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और ये क्या बन जाएगा, के एक्स डी एक्स. एंड नाउ आई विल इंटीग्रेट इट टू गेट द टोटल वर्क डन. तो अगर यहाँ पे के एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये 1 अपॉन के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर. 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट जो है वो 1 से लेकर 2 तक है. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x1 0 हो जाएगा and if something and the new position is at x2 so you will be having x2 a value of x2 here. So this is actually not difficult to understand. I still if you have anything if you need anything to clear, let me just know in the classrooms. We will go back to these slides again inshallah. Moving forward, another application, another work which is usually not as common as the one which we discussed earlier, like spring work and the moving boundaries work, is elastic solid work. For example, आपके पास एक बार है, सॉलिड बार है जिसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं एंड ड्यू टू दैट फोर्स द लेंथ इंक्रीज. तो सिमिलरली जब लेंथ बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है. अब वो जो फोर्स है बेसिकली रिलेशन वही है, एफ डी है, राइट, सेम रिलेशन 1 to 2. 1 is the initial point and 2 is the final point. But this force we will now write it in terms of stresses. स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो फोर्स जो कि वो स्ट्रेस जो पर यूनिट एरिया अप्लाई हो रही है. तो ना यहाँ पे हमने एफ की जगह पे सिग्मा एन ए लिख दिया जो कि एफ है और यहाँ पे डी एक्स से याद होता है कि उसको इंटीग्रेट कर दिया 0.1 से 2 तक. So this is not like we will see these relation in your mechanics of material classes, but thermodynamics में इसकी इतनी ज़्यादा application नहीं है. But you should know that the work can be done by the in this application as well when you have a solid bar and there is an elastic limit as well. Moving forward, another interesting example is the stretching of a liquid film. The good way to understand it is that इफ़ यू रिमेंबर, जब आप कोई बचपन में आप जब सर्फ के पानी में या सोप वाटर के अंदर डाल के कोई वायर और आप वो वायर फैलाते थे तो व्हाट हैपेंस कि उस वायर गॉज जो था जिसके ऊपर आप एक फिल्म बन जाती थी. फिल्म जो है बेसिकली कैसे बनती थी कि उसके बाद एक सरफेस टेंशन होती थी. एक सरफेस जो है वो उसमें टेंशन होती थी और जिसकी वजह से वो एक होल्ड करता था. कि अगर मिसाल तौर पर अगर मैं उसी का एक एंड को पुल करता हूँ तो व्हाट हैपेंस कि मुझे वो जो सरफेस है वो स्ट्रेच होगी. अब वो सरफेस स्ट्रेच होगी तो मतलब क्या है कि इस सरफेस के बराबर जो फोर्स लग रही होगी इस सरफेस वो हम होगी सरफेस टेंशन. उसको हम सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा एस की यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है. डोंट कंफ्यूज इट विद द नॉर्मल स्ट्रेस. सरफेस टेंशन बेसिकली न्यूटन पर मीटर होती है. तो सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी एरिया के साथ जो कि एरिया इसका एरिया है तो आई विल गेट द वर्क डन बाय द surface film surface, right? This is a very interesting example. This can be, I will give you the detailed examples in our classes inshallah about stretching of a liquid film. The good example about this application is boiling phenomena, right? Moving forward, another very common mechanical form of work is when you raise a body and you raise a body and it stores the potential energy. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी उस पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg
डेल्टा जेड। सिमिलरली जब आप कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बदल जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू m अपॉन 2 vf square minus vf square. This is exactly mvf square upon 2, but this is f and I are representing the final initial velocity. And a good example of this is, for example, अगर आप if you are driving a car and the car is driving at let's say 60 kilometers per hour, और फिर आप एक्सेलरेट करते हैं उसे और उसको ले आते हैं 100 किलोमीटर पर आवर पर, तो व्हाट हैपन्स कि जो वर्क डन आप उस गाड़ी पर आपने किया है उसको 60 से 100 पर ले आने के लिए वो आप निकाल सकते हैं आराम से कि आपने काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली लाए, आप 100 पर ले गए उसको 60 से, एंड मास ऑफ द कार रिमेन सेम. सो द वर्क डन बाय the car or by the car to by the engine or by you whatever is equals can be found from this relation. Another very important mechanical form of work is moving boundary work, जो हमने बात डिस्कस की थी पहले. Let's say हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है. We have a piston जिसका एरिया है A, उस पर गैस मॉलिक्यूल्स कुछ प्रेशर लगा रहे हैं और प्रेशर की वैल्यू है P. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपके पास प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है F अपॉन A. तो अगर मुझे फोर्स निकालनी हो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ P इंटू एरिया, राइट. सो नाउ अब हो क्या रहा है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वर्क डन निकालना है इस गैस का जो एक्सपेंड कर रही है, तो इनिशियली जो पिस्टन था वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर था. कुछ देर बाद वो जब उसको उस पर प्रेशर लगा, उस पर फोर्स लगी, तो वो ds उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया. अब आप गौर कर सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स जो कि PA है जो यहाँ से निकाली है हमने, और ds जो कि ऊपर की तरफ गया है. अब आप ये बात देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, तो इसकी स्ट्रिप की वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ द पिस्टन जो कि सर्कुलर होगा और ये लेंथ ds. तो आपके पास A जो है वो एरिया ऑफ द पिस्टन है और ds इसकी यर्ली लेंथ है. तो टोटल ADS बेसिकली क्या हो रहा है, dv बेसिकली क्या है, जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है. आप गौर कर सकते हैं कि अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन यहाँ थी और यहाँ का वॉल्यूम V1 था और फाइनल पोजीशन यहाँ है तो यहाँ का वॉल्यूम V2 है. अगर मैं V2 और V1 माइनस करूँ तो मेरे पास सिर्फ इस जगह का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि ये जगह शो हो रही है, ठीक है. और उसकी लेंथ जो है वो ds है, उसका एरिया जो है वो A, राइट. तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ वॉल्यूम ले रहे हैं. So the work done between point 1 and point 2, which is initially at this point, and this point will be we have to integrate it between point 1 and 2, w equals to w1 to 2. This notation is basically का मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. अच्छा, इस पूरे सिस्टम प्रोसेस को समझने के लिए हमें ये फिगर समझनी पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड अ PV कर्व, PV डायग्राम, जिसमें P जो है y एक्सिस पर है और V जो है x एक्सिस पर है. आप देख सकते हैं कि जब आपके पास इनिशियल स्टेज है तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है जब पिस्टन नीचे है. तो पॉइंट 1 उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पिस्टन जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है कि वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है. जैसे जैसे आपने प्रेशर कम किया वॉल्यूम उसका बढ़ा, तो क्या हो रहा है कि जो कर्व है नीचे की तरफ जा रहा है. It does make sense, right? अच्छा, अब इशू ये कि हमारे पास ये जो 1 से लेकर 2 तक कर्व है, अगर आप गौर करो कि इसके नीचे अगर मैं एक पतली सी स्ट्रिप बनाता हूँ, दिस ब्लू लाइन which is actually representing the change of volume here, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, ये PdV का प्रोडक्ट है. अगर आप गौर करो कि इफ़ यू सी द इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व के जो कॉन्सेप्ट थे अगर आपको याद होंगे, तो आपके पास इस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व वो बेसिकली क्या होगा कि आप एक छोटी सी स्ट्रिप लें और उसको इंटीग्रेट कर दें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक. छोटी सी स्ट्रिप क्या होगी कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P है, और ये जो डिफरेंशियल एक्स लेंथ है ये dv हो जाएगी आपके पास, राइट. तो अगर मैं इस PdV को इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरे पास पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक का कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा, राइट. तो यही यहाँ लिखा हुआ है. अच्छा, 1 से 1 2 का ये 12 नहीं है, दिस इज 1 2. दिस नोटेशन इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट द वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इस पूरे लाइन का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आ जाएगा. वो कैसे निकलेगा, PdV को इंटीग्रेट करके. This is how we find the moving boundary work. Moving forward, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं. पाथ फंक्शन वो क्वांटिटीज होती हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं और पॉइंट फंक्शन जो है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है. इसको समझ लेते हैं. मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोसेस हैं
P और V पे दो प्रोसेस बने हुए, प्रोसेस A और प्रोसेस B। प्रोसेस A प्रोसेस B हमें पता है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जो है वो दो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अच्छा, पॉइंट 1 का जो वॉल्यूम है वो 2 है, और पॉइंट 2 का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 5, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास चाहे 1 से लेके आप 2 से इस प्रोसेस A से जाएं या प्रोसेस B से जाएं, डेल्टा VA जो कि प्रोसेस जो वॉल्यूम का चेंज है वो बराबर है, राइट, कि 5 - 2, चाहे आप 1 से प्रोसेस A से जाएं या प्रोसेस B से जाएं, तो आपके पास वॉल्यूम का चेंज से बराबर है। तो वॉल्यूम जो है ना आपके पास पॉइंट प्रॉपर्टी आ गई, मतलब 1 से 2 1 वो 1 के ऊपर डिपेंड करती है और 2 पर डिपेंड करती है, किस रास्ते से जा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करती। अलबत्ता अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन की, तो अगर मैं 1 से प्रोसेस B जा रहा हूँ तो मेरे पास बड़ा एरिया अंडर कर्व आ रहा है इस PV, और पर मैं प्रोसेस A में जा रहा हूँ तो मेरे पास छोटा एरिया अंडर कर्व आ रहा है। तो जो वर्क डन बाय A है वो 8 किलो जूल है और B जो है वो 12 किलो जूल है। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोसेस A और B वर्क डन जो है वो आपके पास पाथ फंक्शन है और वॉल्यूम आपके पास पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, हम सिंपली V2 - V1 लिख सकते हैं जैसे हमने अभी यहाँ लिखा, बट हम डेल्टा W नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज नॉट एन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पे डीन निकल के हम डेल्टा लिखते हैं, दिस डेल्टा इज नॉट एक्चुअली इट रिप्रेजेंटिंग द इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जब हम ये कहेंगे कि हम W2 - W1, दिस डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज W2 और W1 जो है वो पॉइंट की बात नहीं हो रही, बल्कि इसके नीचे जो एरिया है उसकी बात हो रही है। तो दो डिफरेंट बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना। तो हीट और वर्क वो दोनों जो है वो पाथ फंक्शंस हैं, जबकि आपके पास जो वॉल्यूम है या टेम्परेचर है या प्रेशर जो है वो आपके पास पॉइंट फंक्शन होता है। खैर, इसको हम इंशाल्लाह और भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी प्लीज आस्क मी इन द क्लास रिगार्डिंग पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शंस। मूविंग फॉरवर्ड, सो हम यहाँ पे अगेन मैं फिर वो बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे W2 - W1 नहीं लिखते, जबकि वी कैन राइट दिस रोटेशन फॉर द वॉल्यूम, हम लिखते हैं W1 to 2, मतलब 1 to 2 जो पाथ है उसकी बात हो रही है। नाउ दिस इज अगेन सम सिंपल रिप्रेजेंटेशन, हीट ट्रांसफर एंड वर्क दोनों की जो यूनिट्स होते हैं वो जूल्स होते हैं एंड किलो जूल्स होते हैं। स्मॉल क्यू रिप्रेजेंटिंग एज आई मेंशन अर्लियर, तो हम कोई प्रॉपर्टी जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं मास से तो वो कैपिटल Q अपॉन M बन जाती है। रेट क्या होता है, Q डॉट लगा देते हैं तो डेल्टा Q अपॉन dt, दिस इज बेसिकली rate of change of energy which is the power, and similarly work done, rate of change of work done is called power again। यहाँ पर कोई समरी हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम प्रोसेस एनर्जी नॉट हीट और वर्क, हम ये बात कर चुके हैं। सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है या जिसको हम यू कह सकते हैं, बट एनर्जी हीट एंड वर्क डन जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं होता, बल्कि वो सिस्टम को क्रॉस कर रहे होते हैं, उस पर एग्जिस्ट करता है। बोथ रिप्रेजेंट एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, हमने बात की थी कि बाउंड्री फिनोमेनाज हैं, ये एनर्जी जब एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है तो उस वक्त आपके पास वर्क डन और हीट एग्जिस्ट करता है। ही बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स एंड दे आर पाथ फंक्शंस, हमने ये बात की थी पिछली स्लाइड में। और जो है वो प्रोसेस से रिलेटेड है, नॉट अ स्टेट, मतलब प्रोसेस क्या है जो कि लेट्स से हम बात करें प्रोसेस A और प्रोसेस B पर डिपेंड कर रहे हैं, ना कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर डिपेंड कर रहे हैं। सो दिस इज सम समरी ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another। हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं, हाँ अलबत्ता हम इसको एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी बैलेंस रिलेशन है, इसको हम देखते हैं और से। द नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम का जो नेट चेंज है वो किस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी उसमें आ रही है, ई इन टोटल एनर्जी एंटरिंग सिस्टम माइनस ई आउट जितनी उसकी बाहर निकल रही है बराबर है डेल्टा ई के। अगर ई इन माइनस ई आउट मतलब जितनी एनर्जी जा रही है माइनस जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, इन का डिफरेंस बराबर होगा कि उस सिस्टम में कितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आई है। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, राइट। अगर आपके पास डेल्टा ई पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ई इन बड़ा है ई आउट छोटा है, तो आपके पास जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एनर्जी का इन और एनर्जी का आउट है वो किस किस फॉर्म में होता है। क्लोज सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास
सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उसमें ई इन क्या होता है, ई इन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, एंड सिमिलरली ई आउट इज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क आउटपुट. सिमिलरली बट इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम हमारे पास हीट भी होती है, वर्क भी होता है, सिस्टम में एंटर हो रहा है, और ई मास इन जिसको हम अमूमन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, वो भी होती है, जिसमें एम डॉट इन्वॉल्व होता है. सिमिलर रिलेशन इज फॉर आउट. तो हमारे पास ये जो पहली टर्म है ई इन, ये इस पूरे से मिलकर बनेगी. अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्यू इन है, डब्ल्यू इन है या नहीं है, या मास इन है या नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल बड़ी अच्छी वो देख लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास क्यू इन हो रहा है, मतलब कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है 15 किलो जूल, कुछ हीट लॉस हो रहा है 3 किलो जूल, और कुछ वर्क डन हो रहा है जो सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है थ्रू अ शाफ्ट. तो आप और करो कि 15 जो कि अंदर एंटर हो रहा है, माइनस जो हीट बाहर निकल रही है, और 6 जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंटर हो रहा है. तो इन सबको जब आपने प्लस माइनस किया, सिंपल सी बात है, जो एंटर हो रहा है उसको हमने प्लस कर दिया, तो आपके पास डेल्टा ई है कि 18 किलो जूल इस एनर्जी का डिफरेंस है विद इन द सिस्टम. हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इस चीज़ को और इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है. अगर आपके पास डेल्टा ई लेस देन स्मॉल 0 है, का मतलब क्या है कि आपके पास ई इन छोटा है, ई आउट बड़ा है, कि ज़्यादा एनर्जी निकल रही है और कम एनर्जी दाखिल हो रही है, तो आपके पास सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज ऑफ सिस्टम एनर्जी है, वो नेगेटिव होगी या कम हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ रेट लिखता हूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट. ई डॉट का मतलब है रेट, और यहाँ पे ई सिस्टम अपॉन डी टी, मतलब सिस्टम का एनर्जी का चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम. इन टर्म्स ऑफ मास हम बात करते हैं तो हम इस ई को स्मॉल ई कर देंगे अगर हम सिंपली मास ऑफ सिस्टम से हम डिवाइड कर दें. एग्जैक्टली ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले करते हैं, बहुत दफ़ा करते आ रहे हैं कि हम इसको ई को इंटेंसिव बना दें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में हमें पता है कि एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है, क्यू वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है, और मास इन और मास आउट भी हो रहा है. अगर आपको याद हो कि हम जब बात करते हैं ई मास की, तो उसमें हम 2-3 चीज़ें ऐड करते हैं. हम इसमें लिखते हैं इंटरनल एनर्जी, हम मैकेनिक जो फ्लो एनर्जी है पी वी डॉट, ये हम वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको हम बात करते हैं पी वी प्लस के ई प्लस पी ई, राइट. ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द मास ई डॉट मास, दैट इज अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ये है, दीज 3 टर्म्स पी ई के ई और पी डेल्टा वी पी वी, ये वाली जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी है. अगर आप गौर करो तो यहाँ पे अगर आपके पास ओपन सिस्टम होता है तो आपके पास एक कंप्लीट जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, जिसमें आपके पास प्रेशर फ्लो एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, आपके पास इंटरनल एनर्जी भी है. तो ये इंपॉर्टेंट है इसको, इस इक्वेशन को समझना. बट दिस इक्वेशन इज ओनली अप्लाइड फॉर द ओपन सिस्टम, जिसमें मास इन और मास आउट हो रहा है. आगे चलते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़. इंपॉर्टेंट थिंग इज एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. व्हाट इज एफिशिएंसी, इसको समझ लेते हैं. देखिए एफिशिएंसी ये होती है कि आपके पास जो डिजायर्ड आउटपुट हो किसी भी सिस्टम का डिवाइड बाय जो एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, कि एनर्जी कितनी दी गई और कितना उससे आउटपुट लिया गया बाय यूजिंग इट थ्रू आवर सिस्टम, राइट. आमतौर पर लाइक यूजुअली एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. इट इज यूजुअली 90%, 80%. तो मतलब ये है कि अगर लेट से आपके पास जो यूजफुल एनर्जी है वो, या जो आपने जो वर्क आउटपुट लिया है वो कम होता है और इनपुट ज़्यादा होता है. दीज आर सम रिलेशंस, जिसमें याद रखिएगा जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो आउटपुट है और नीचे लिखा हुआ है वो इनपुट है, राइट. तो इसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट. जो भी डिजायर्ड आउटपुट आपका वो कितना आ रहा है और आपने क्या उसकी ज़रूरत थी, आपने इनपुट दिया. यहाँ पे बड़ी अच्छी, ये तमाम रिलेशंस मुश्किल नहीं है, वी विल सी देम इन न्यूमेरिकल्स, सो डोंट वरी अबाउट देम. यहाँ पे देख लेते हैं कि जनरेटर है और टरबाइन लगी हुई है. टरबाइन बेसिकली शाफ्ट घुमाती है और जनरेटर से बिजली पैदा करती है. टरबाइन की एफिशिएंसी 0.75. फिर टरबाइन जनरेटर कनेक्ट हुए हैं उनकी, और इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी है 0.97. इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी टरबाइन को पानी दे रहा है वो 75% से कन्वर्ट कर रही है शाफ्ट वर्क में, और बाकी जो एनर्जी है वो ज़ाया हो रही है, बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट 100%. तो जो इसकी टरबाइन एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो पानी एनर्जी दे रहा है टरबाइन उसको ओनली 75% शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट कर रही है,
और जो जनरेटर जो है जिसको इतनी एनर्जी मिल रही है वो उसमें से सिर्फ 97% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट दे रहा है। तो टोटल जो टरबाइन जनरेटर का जो एफिशिएंसी वो कितनी होगी, आप इन दोनों एफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। मैं ऐड कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, right? So we will see in numericals about these efficiencies and we will discuss with different cases कि इनका efficiency का मतलब क्या और efficiency जो है वो किस तरह important है। So in the next video we will be solving some numericals regarding related to this chapter. So thank you very much for listening.